दरवाजे के उस पार किसी ने सांस ली, इतनी हल्की कि अगर आरव का दिल इतनी जोर से न धड़क रहा होता तो वो आवाज शायद उसके वहम में ही खो जाती। चाबी उसकी उंगलियों के बीच ठंडी पड़ चुकी थी, आधी घुमी हुई, जैसे वो भी तय नहीं कर पा रही हो कि खुलना सही है या बंद रहना। इस घर में बचपन से उसे एक ही बात सिखाई गई थी, ऊपर वाला कमरा खाली है, हमेशा से खाली रहा है और उस पर सवाल नहीं किए जाते। तो फिर इस अंधेले के भीतर ये सांस किसकी थी, जो ठीक इस पल, इस सर्द रात में जिंदा होने का दावा कर रही थी। कश्मीर की सर्दी उस रात बेरहम थी। बाहर बर्फ हर चीज को ढक चुकी थी, आंगन, पेड़, छत, यहां तक कि रास्ते भी जैसे मिट गए हों। पूरी घाटी सफेद खामोशी में डूबी थी, लेकिन इस घर के भीतर शांति नहीं थी। यहां ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये दीवारों में, फर्श में और सबसे ज्यादा उस बंद कमरे में जमी हुई थी। दरवाजे के पास खड़े होकर आरव को ठंड के साथ एक और गंध महसूस हुई, दवाइयों की, सीलन की और किसी ऐसे डर की जो नया नहीं था बल्कि बरसों से दबाया गया था। आरव ने गला निगला। उसके कानों में अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। पीछे से दीवार घड़ी ने टन टन किया, 3 बार। रात का वो पहर जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन इस घर में यही वो वक्त था जब पुरानी यादें करवट बदलती थीं। सुबह अभी दूर थी और इस घर में सच हमेशा सुबह से पहले ही हार मान लेता था। आरव ने दरवाजा पूरा नहीं खोला। उसने बस इतना खोला कि अंदर झांक सके और वही देख सके जो उसे शायद कभी नहीं देखना चाहिए था। अंदर की दीवार पर नाखूनों के निशान थे, कई, गहरे, बेतरतीब, जैसे किसी ने वहां से निकलने की कोशिश नहीं बल्कि समय को रोकने की कोशिश की हो। उन निशानों में घबराहट थी, गुस्सा था और एक लंबा इंतजार था। आरव की पीठ में सिहरन दौड़ गई। ये कमरा खाली नहीं था, ये बात अब दीवारें भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं। आरव, नीचे से मां की आवाज आई, नींद और डर के बीच की आवाज। तू ऊपर क्या कर रहा है? आरव जवाब दे सकता था, लेकिन जवाब देने का मतलब होता दरवाजा बंद करना, और वो आज ये नहीं कर सकता था। तभी अंदर से खांसी की आवाज आई, सूखी, पुरानी, बीमार, लेकिन साफ तौर पर जिंदा। उस पल आरव को समझ आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरा छोटा था, इतना छोटा कि लगता था जैसे उसे जानबूझकर छोटा रखा गया हो। खिड़की पर मोटे तख्त ठुके थे ताकि रोशनी नहीं बल्कि दुनिया ही बाहर रहे। फर्श पर एक पतली गद्दी पड़ी थी, ऐसी गद्दी जिस पर कोई आराम नहीं कर सकता, बस किसी तरह जमीन से चिपक कर रह सकता है। और कोने में एक आदमी था। वो बैठा नहीं था, वो अपने ही शरीर का बोझ संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें धसी हुई और चेहरे पर सर्दी की लकीरें थीं, जैसे सालों से वो इसी मौसम में जी रहा हो। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें जिंदा थीं, हद से ज्यादा जिंदा। आदमी ने आरव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। ये मुस्कान किसी अजनबी की नहीं थी, ये पहचान की थी। तू बड़ा हो गया, उसने कहा, जैसे वो आरव को कल ही छोटा छोड़कर गया हो। आरव का शरीर अपने आप पीछे हट गया। आप कौन है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने छत की ओर देखा, जैसे वहां तख्त नहीं, आसमान हो। आज बर्फ गिरी है? उसने पूछा। हाँ, आरव बोला। उसकी आवाज कांप गई। पूरा गांव सफेद है। आदमी की आंखों में नमी उतर आई। तो फिर देर नहीं हुई। किस बात की? आरव ने पूछा। लेकिन उसी पल सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। पिता की चाल वो पहचानता था, लेकिन आज उन कदमों में कुछ टूटा हुआ था। पिता दरवाजे पर रुके और कमरे में झांका। उनके चेहरे से रंग गायब हो गया। न गुस्सा, न हैरानी, सिर्फ एक पुराना भारी डर, जैसे कोई सच्चाई जिसे उन्होंने सालों पहले दफना दिया था फिर से जिंदा हो गई हो। दरवाजा बंद कर, पिता ने कहा। आरव ने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। नहीं, ये कौन है? पिता की मुट्ठियां भिंच गईं। उन्होंने आदमी की ओर देखा। आदमी ने उन्हें देखा, लेकिन इस बार मुस्कुराया नहीं। आपने कहा था ये कमरा खाली है, आरव बोला। पिता की आवाज धीमी हो गई, जैसे हर शब्द उनके लिए बोझ बन गया हो। कुछ कमरे खाली नहीं होते आरव, बस बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? ये सवाल हवा में लटक गया। मां पीछे आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, सिर्फ डर, जैसे उन्हें पता हो कि अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। आदमी ने धीमे से कहा, क्योंकि सच ठंड सह नहीं पाता। चुप रहो, पिता गरजे। आदमी हंसा, खांसी के साथ।
अब चुप रहने का वक्त चला गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप मुझे कैसे जानते हैं? आदमी ने उसे गहरी नजर से देखा। मैंने तुझे नाम दिया था, उसने कहा। कमरा जैसे सिकुड़ गया। आरव ने पिता की तरफ देखा। ये झूठ है। पिता चुप रहे। तभी नीचे से शोर उठा, बूटों की आवाज, आदेश, सख्त आवाजें। घर घेर लो, बाहर किसी ने चिल्लाकर कहा। फौज आ गई है। मां ने मुंह ढक लिया। पिता ने आरव का हाथ कस कर पकड़ा। अगर तूने किसी से कुछ कहा, आरव ने हाथ छुड़ा लिया। और अगर मैंने नहीं कहा तो? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। आदमी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो सब पहले से जानता था। आज सर्दी बहुत है और सर्दी में सब कुछ बाहर आ जाता है। दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। उस पल आरव को समझ आया कि ये घर उसे बचाने के लिए नहीं बना था, बल्कि छुपाने के लिए बना था। और अब सवाल ये नहीं था कि उस कमरे में कौन बंद था। सवाल ये था कि जब सच बाहर आएगा तो क्या कोई सुरक्षित बचेगा, या इस सर्दी में सब कुछ हमेशा के लिए जम जाएगा। दरवाजे पर दस्तक नहीं थी, वो चेतावनी थी, भारी, बेरहम और ऐसी कि दीवारों के भीतर तक उतर जाए। आरव का दिल जैसे उसी आवाज के साथ धड़कना भूल गया हो। बाहर बूटों की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं, बर्फ पर चलते हुए सख्त नपे तुले कदम। ये कोई अचानक आया शोर नहीं था, ये वो शोर था जो पहले से तय होता है। मां कांपती हुई दीवार से लग गईं। पिता की उंगलियां आरव की कलाई पर कस गईं, जैसे अगर उन्होंने पकड़ ढीली की तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, पिता ने फुसफुसा कर कहा, लेकिन उनकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो कभी हुआ करता था। आरव ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि उसके पिता उससे भी ज्यादा डरे हुए हैं। उस डर का कारण बाहर खड़ी फौज नहीं थी, वो कारण उसी कमरे में बैठा था, आंखें बंद किए जैसे इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ 3 आदमी अंदर आए, वर्दी में, चेहरे सख्त, आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ आदेश। सबसे आगे वाला अफसर घर को ऐसे देख रहा था जैसे वो पहले भी यहां आ चुका हो। उसकी नजर सीधी ऊपर गई, उस कमरे की तरफ। यहां ऊपर कौन रहता है? उसने पूछा। सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे छुपा अर्थ भारी था। कोई नहीं, पिता ने जवाब दिया, बहुत जल्दी, बहुत सपाट। अफसर ने उनकी ओर देखा। एक पल ज्यादा। हम देखेंगे, उसने कहा। आरव को लगा जैसे फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। मां ने अनजाने में उसके हाथ को छू लिया। एक मौन गुहार, एक डर कि वो कुछ न बोल दे। लेकिन आरव की नजर ऊपर की ओर थी, उस कमरे की तरफ जहां अभी कुछ मिनट पहले एक आदमी ने कहा था कि उसने उसका नाम रखा था। सीढ़ियों पर कदम पड़े। हर कदम भारी था, जैसे वो अपने ही बचपन पर चल रहा हो। अफसर उसके पीछे पीछे आया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर ठंड थी, लेकिन उससे ज्यादा सन्नाटा। गद्दी खाली थी, कोना खाली था। खिड़की पर वही तख्त, दीवार पर नाखूनों के निशान। ये है खाली कमरा? अफसर ने पूछा। आरव का सिर घूम गया। वो आदमी गायब। अभी यहां। आरव की आवाज टूट गई। अफसर ने दीवार पर निशान देखे। उसकी आंखें एक पल के लिए ठहरी। फिर उसने जेब से कुछ निकाला, एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर। क्या तुमने इसे देखा है? तस्वीर में एक जवान आदमी था, दाढ़ी कम, आंखें वहीं। आरव का दिल बैठ गया। ये कौन है? अफसर ने पूछा। नीचे से पिता की आवाज आई, थकी हुई। मेरा भाई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अफसर ने तस्वीर वापस रखी। 20 साल पहले इसे मरा हुआ घोषित किया गया था। उसने आरव की ओर देखा। और तुम कह रहे हो कि अभी यहां था? वो था, आरव बोला। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि जिद थी। मैंने उससे बात की। अफसर ने कुछ नहीं कहा। उसने बाहर झांका, जहां बर्फ अब तेज गिरने लगी थी। अगर वो जिंदा है तो बहुत लोग मुसीबत में हैं। फौज चली गई, बिना किसी गिरफ्तारी के, बिना किसी जवाब के। लेकिन उनके जाने के बाद घर और भी भारी हो गया। मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता कुर्सी पर बैठ गए, जैसे उनकी उम्र अचानक बढ़ गई हो। आरव खड़ा रहा, अकेला, सवालों से घिरा। वो कहां गया? आरव ने पूछा। पिता ने धीरे से कहा, वो हमेशा ऐसे ही गायब होता था। कौन था वो? पिता ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारे चाचा। ये शब्द आरव के भीतर कहीं टूट गया। तो आपने झूठ बोला सालों तक? हमने तुम्हें बचाया। किससे? सच से। रात और गहरी हो गई। बर्फ गिरती रही, लेकिन आरव के भीतर कुछ पिघल चुका था। उसे अब पता था कि ये कहानी सिर्फ उस कमरे की नहीं है, ये उसकी पहचान की है। और वो आदमी, अगर वो सच में उसका चाचा था, तो उसने सिर्फ एक सवाल छोड़ा था, आज ही क्यों? आरव खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर बर्फ में पैरों के निशान थे।
एक ही जोड़ी के। वे जंगल की तरफ जा रहे थे। आरव ने जैकेट उठाई। मां ने उसे देखा। कहाँ जा रहा है? आरव ने पहली बार बिना डरे कहा, सच ढूंढने। और उसी पल घर के भीतर मौन का तापमान गिर गया, क्योंकि जो बाहर निकला था वो सिर्फ आरव नहीं था, बल्कि वो डर भी था जिसे अब वापस नहीं लाया जा सकता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि ये कहानी आपके दिल को छू रही हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। और यदि आप हर दिन ऐसी ही दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बर्फ में बने पैरों के निशान साफ थे। एक ही जोड़ी, जैसे किसी ने जानबूझकर तेज चलने की कोशिश की हो, पर फिसलन ने उसे धीमा कर दिया हो। आरव ने जैकेट का कॉलर ऊपर किया और घर के आंगन से बाहर कदम रखा। पीछे मुड़कर उसने एक बार खिड़की की ओर देखा। घर अंधेरी में डूबा था, जैसे भीतर सब कुछ फिर से बंद कर दिया गया हो। मां की रोती हुई आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। पिता कुछ नहीं बोले थे। शायद उन्हें पता था, अगर आरव आज नहीं गया तो ये रहस्य कभी नहीं खुलेगा। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता बर्फ से ढका था। पेड़ों की डालियां झुकी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे बोल रहा हो। आरव हर कुछ कदम पर रुकता, सांसें संभालता और फिर आगे बढ़ जाता। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, आज ही क्यों? चाचा ने यही कहा था, अगर वे बरसों से जिंदा थे तो आज क्यों बाहर आए? और अगर वे बाहर आए तो फौज को कैसे पता चला? जैसे जैसे वो जंगल के भीतर गया, बर्फ कम और अंधेरा ज्यादा होने लगा। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी, पीली, कांपती हुई। आरव ने कदम तेज किए। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी, जो आधी बर्फ में दबी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की हो। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से खांसी की आवाज आई, वही सूखी जानी पहचानी खांसी। चाचा! आरव की आवाज कांप गई। अंदर सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं जानता था तू आएगा। आरव अंदर गया। झोपड़ी में एक पुराना हीटर जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। लकड़ी की बेंच पर चाचा बैठे थे, कंबल ओढ़े हुए। उनके चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी तसल्ली थी। आप भाग क्यों गए? आरव ने पूछा। फौज? फौज मुझे नहीं ढूंढ रही, चाचा ने कहा। वो उस सच को ढूंढ रही है जिसे मैंने सालों से दबा रखा है। आरव बैठ गया। कौन सा सच? चाचा ने जेब से एक पुराना कागज निकाला, पीला, मुड़ा हुआ। ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा, 20 साल पुरानी, जिस दिन मुझे मरा हुआ घोषित किया गया। आरव ने कागज देखा। नाम वही था, तारीख वही, लेकिन नीचे एक हस्ताक्षर था, उसके पिता का। आरव के सीने में कुछ टूट गया। पापा, इसमें कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मुझे छुपाया। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किससे? चाचा ने हीटर की ओर देखा। राज्य से और गांव से और उस रात से। उन्होंने बोलना शुरू किया, धीमे, रुक रुक कर, जैसे हर शब्द बर्फ तोड़ रहा हो। 20 साल पहले इस इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी। कुछ निर्दोष लोग मारे गए थे। कागजों में उन्हें आतंकवादी बताया गया, लेकिन सच्चाई अलग थी। चाचा उस ऑपरेशन में शामिल थे, सैनिक नहीं बल्कि गवाह। उन्होंने सब देखा था, और जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उन्हें चुप करा दिया गया। मुझे मारना आसान था, लेकिन उससे ज्यादा आसान था मुझे गायब कर देना। तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया, मुझे इस घर में छुपाकर। तो मेरा बचपन? आरव की आवाज भरा गई। सब झूठ था, आधा सच और आधा डर। बाहर अचानक बर्फ पर कदमों की आवाज आई। आरव चौंक गया। चाचा उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वे आ गए, उन्होंने कहा। मुझे पता था। कौन? वे जिन्हें सच से डर लगता है। दरवाजे पर परछाइयां हिली। टॉर्च की रोशनी झोपड़ी की दीवार पर नाची। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। हमें भागना होगा, उसने कहा। चाचा ने सिर हिलाया। नहीं, अब भागने का वक्त नहीं है। उन्होंने आरव की ओर देखा। इसीलिए आज ही बाहर आया था, ताकि तू सच देख सके। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। वर्दी में नहीं, लेकिन उसकी आंखें पहचान में आ गईं। वही अफसर। उसके पीछे 2 और लोग थे। तुम्हें बहुत ठंड लगती है, उसने कहा, जैसे पुरानी जान पहचान हो। चाचा मुस्कुराए। और तुम्हें बहुत गर्मी, उसे दबाने में। अफसर की नजर आरव पर पड़ी। तो यही है वो लड़का? अब समझ आया। क्या समझ आया? आरव ने पूछा। कि सर्दी में कुछ चीजें जमती नहीं, वे फट जाती हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर अफसर ने इशारा किया, आदमी आगे बढ़े। आरव ने चाचा के सामने खड़े होकर हाथ फैला दिए। उसका डर अब बदल चुका था।
अब वो डर नहीं, वो निर्णय था। अगर आप उन्हें ले गए तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अफसर ने उसे देखा, मुस्कुराया। कहानियां कभी खत्म नहीं होती आरव, वे बस नए मुंह ढूंढती हैं। उसी पल बाहर से गोली चलने की आवाज आई, दूर कहीं। सब चौंक गए। अफसर ने पीछे देखा, चाचा ने मौका देखा और आरव के हाथ में कागज थमा दिया। अगर मैं ना रहूं तो ये सच जिंदा रहना चाहिए। आरव ने कागज कसकर पकड़ लिया। अफसर ने आदेश दिया, आदमी चाचा को बाहर ले गए। बर्फ पर फिर वही पैरों के निशान बने। इस बार 2 जोड़ी। झोपड़ी खाली हो गई। हीटर की लौ कांपने लगी। आरव अकेला खड़ा रहा। उसके हाथ में सच था और बाहर सर्दी और गहरी हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब घर तक सीमित नहीं थी, ये उसकी पहचान की लड़ाई थी और अगला कदम उसे उस जगह ले जाने वाला था जहां झूठ सबसे मजबूत होते हैं। उसने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और अंधेरे में कदम बढ़ाया। इस बार पीछे नहीं, आगे। सुबह होने से पहले ही बर्फ फिर गिरने लगी थी, जैसे रात ने अपने किए पर पर्दा डालने का आखिरी फैसला कर लिया हो। आरव जंगल से निकलते वक्त थक चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उसे आगे बढ़ाई जा रही थी। हाथ में पकड़ा वो कागज, पुरानी रिपोर्ट, अब सिर्फ कागज नहीं था, वो एक बोझ था जो उसकी हथेलियों से होकर सीधे उसके सीने पर दबाव डाल रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हर पेड़, हर परछाई जानती हो कि उसके पास क्या है। घर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। दरवाजा खुला था, भीतर रोशनी जल रही थी। माँ की आंखें सूजी हुई थी और पिता कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जैसे पूरी रात हिले ना हो। आरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन पिता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न सख्ती, सिर्फ थकान। देर हो चुकी है? किन्हें? आरव ने पूछा, हालांकि वो जवाब जानता था। सब, पिता बोले। गांव, फौज और वे लोग भी जिनके नाम कागजों में नहीं होते। माँ ने आरव के हाथ में कागज देखा। उनकी आंखों में डर की जगह अब कुछ और था, एक पुराना पछतावा। तूने पढ़ लिया? उन्होंने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। और ये सब छुपाया गया तुझे बचाने के लिए, पिता ने कहा, या खुद को? आरव का सवाल हवा में रह गया। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई। लोग दरवाजों से झांकते, खामोशी में फुसफुसाते। कोई सीधे सवाल नहीं करता था, लेकिन हर नजर में एक ही बात थी, अब क्या होगा? आरव ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। वो पुराने अखबारों के दफ्तर का रुख किया, जहां कभी उसका कॉलेज का दोस्त समीर काम करता था। दफ्तर आधा खाली था, हीटर खराब था और खिड़की से ठंडी हवा भीतर घुस रही थी। समीर ने कागज देखा तो उसका चेहरा बदल गया। ये छप सकता है, उसने धीमे से कहा, लेकिन इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जैसा क्या बचा है? आरव ने पूछा। समीर ने एक पल सोचा। नाम मत देना, कम से कम अभी। आरव ने सिर हिलाया। नाम दिए बिना सच आधा होता है। शाम होते होते खबर ऑनलाइन आ गई, संक्षिप्त, सावधान शब्दों में, लेकिन सवालों से भरी। एक पुरानी मुठभेड़, एक गवाह का गायब होना और एक रिपोर्ट जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। आरव ने मोबाइल बंद कर दिया। उसे पता था अब प्रतिक्रिया आएगी, और वो प्रतिक्रिया ठंडी नहीं होगी। रात गिरते ही घर के बाहर गाड़ी रुकी। वही अफसर उतरा, इस बार बिना वर्दी के। उसके साथ 2 और लोग थे। उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया, वे भीतर आए जैसे ये उनका घर हो। तुमने जल्दी कर दी, अफसर ने कहा, और उसके चेहरे पर वही आधी मुस्कान थी। सर्दी में चीजें धीरे पिघलती हैं, सच पिघलता नहीं, वे जमते भी नहीं। आरव ने कहा। अफसर ने पिता की ओर देखा। आपने समझाया नहीं? पिता चुप रहे। अफसर ने टेबल पर मोबाइल रखा। स्क्रीन पर समीर की तस्वीर थी। कहानियों की कीमत होती है और भुगतान हमेशा लेखक नहीं करता। आरव का खून जम गया। उसे छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे हाथ में है, अफसर बोला। कागज दे दो, कहानी खत्म। आरव ने जेब में रखा कागज महसूस किया। उसे याद आया चाचा की आंखें, झोपड़ी की ठंड, वो वाक्य, अगर मैं न रहूं तो ये सच जिंदा रहना चाहिए। उसने सिर हिलाया। नहीं। अफसर ने लंबी सांस ली। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर सर्दी में अकेलापन सबसे तेज चुभता है। वो मुड़ा और चला गया। अगली सुबह समीर का फोन नहीं आया। दोपहर तक खबर आई, एक दुर्घटना। आरव को अस्पताल पहुंचना भी नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर ने बस इतना कहा, हमने कोशिश की। उस वाक्य में दुनिया का सारा झूठ था। आरव बाहर बैठ गया। बर्फ गिर रही थी। उसे रोना नहीं आया। भीतर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन में एक नई सख्ती पैदा हो रही थी। वो समझ गया था कि ये सिर्फ सच कहने की कहानी नहीं है, ये कीमत चुकाने की कहानी है। घर लौटकर उसने पिता से बात की। मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसने कहा। पिता ने पहली बार उसकी आंखों में देखा।
तो हमें सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। हमने पहले ही खो दिया, आरव बोला। रात को आरव ने चाचा की रिपोर्ट की कॉपी बनाई, कई कॉपियां। उसने नाम लिखे, तारीखें जोड़ी और एक नया ईमेल बनाया। उसने फाइलें अलग अलग जगह भेजी, कुछ पत्रकारों को, कुछ मानवाधिकार समूहों को। हर भेजे गए ईमेल के साथ उसका डर कम नहीं हुआ, लेकिन उसका संकल्प गहरा हो गया। आधी रात को बिजली चली गई, अंधेरे में फोन की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर से संदेश, तुम्हें आखिरी मौका दिया गया था। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने जैकेट पहनी, कागज उठाए और दरवाजा खोला। बाहर बर्फ में पैरों के नए निशान थे, कई जोड़ी। आरव ने सांस ली। उसे पता था अगला दिन उसे ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां सच बोलना काफी नहीं होगा, उसे बचाना पड़ेगा। और उसी ठंडी हवा में उसने तय कर लिया, अगर इस सर्दी में कोई जलेगा तो वो डर नहीं होगा। सुबह की पहली रोशनी बर्फ पर पड़ी तो पैरों के निशान और साफ दिखने लगे, कई जोड़ी, अलग अलग दिशाओं में, जैसे रात भर गांव की नींद को रौंदते हुए कोई सच्चाई घूमती रही हो। आरव दरवाजे पर खड़ा देर तक उन्हें देखता रहा। उसके भीतर डर अब ठहर चुका था। उसकी जगह एक सख्त, शांत निर्णय ले ली थी। उसने फोन खोला। नेटवर्क कमजोर था, लेकिन संदेश आने बंद नहीं हुए थे। कुछ समर्थन के, ज्यादातर चेतावनियों के। एक नाम बार बार उभर रहा था, शाहीन बानो। शाहीन बानो, श्रीनगर की मानव अधिकार वकील। आरव ने समीर के पुराने नोट्स में उसका जिक्र देखा था। वो उन मामलों को उठाती थी जिन्हें फाइलों में दबा दिया जाता था। आरव ने उसे मेल किया था, सबूत संलग्न किए थे। जवाब अब आया, अगर सच है तो आज ही मिलो, जगह बदलती रहेगी। नीचे एक लोकेशन पिन था, गांव से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी सड़क के किनारे एक बंद ढाबा। आरव ने पिता को बताया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी जैकेट का जिप ठीक किया। पहली बार, बिना रोके, बिना बहस के। मां ने तिलक लगाया। आरव समझ गया, अब घर पीछे छूट चुका है। रास्ता फिसलन भरा था, पहाड़ों के बीच सड़क सांप की तरह मुड़ती थी। हर मोड़ पर उसे लगता कोई पीछा कर रहा है। 2 बार उसने गाड़ी रोकी, सिर्फ ये सुनने के लिए कि हवा के अलावा कुछ नहीं है। ढाबा बंद था, शटर आधा गिरा हुआ। एक सफेद स्कार्फ पहने औरत खड़ी थी, फोन पर बात करती हुई। उसने आरव को देखा, कॉल काटी और बिना हाथ मिलाए बोली, समय कम है। वे भीतर बैठे। शाहीन में फाइलें देखी, तारीखें मिलाई, नाम पढ़े। उसका चेहरा सख्त होता गया। ये केस नहीं, उसने कहा, ये पैटर्न है। उसने लैपटॉप खोला। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अकेले रह जाओगे अगर स्मार्ट नहीं रहे। मैं समझौता नहीं करूंगा, आरव ने कहा। मैंने समझौते की बात नहीं की, शाहीन बोली, रणनीति की बात की है। उन्होंने तय किया, आज प्रेस नहीं, पहले एक सुरक्षित आर्काइव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुंच और सबसे जरूरी गवाह, तुम्हारे चाचा। शाहीन ने कहा, अगर जिंदा हैं तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। आरव का फोन बजा, अनजान नंबर। उसने उठाया नहीं। संदेश आया, ढाबा अच्छा चुना है। शाहीन ने स्क्रीन देखी, उसकी आंखें सख्त हो गईं। चलो, उसने कहा, अब। वे अलग अलग गाड़ियों में निकले। आधे रास्ते में आरव की गाड़ी के पीछे काली एसयूवी दिखी। वो तेज हुई। आरव ने भी। सड़क संकरी थी, मोड़ आया और अचानक सामने से ट्रक। ब्रेक, स्किड, कार घूमी। कुछ सेकंड खामोशी, फिर धुआं। आरव होश में आया तो सिर फटा हुआ लग रहा था। दरवाजा खुला, एक आदमी झुका। उतर, उसने कहा। आवाज परिचित थी, वही अफसर, बिना वर्दी, बिना मुस्कान के। तुम थक गए हो, उसने कहा। ठंड में हीरो नहीं बनते। आरव को घसीटकर दूसरी गाड़ी में डाला गया। आंखों पर पट्टी। रास्ता लंबा था। दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, अगर मैं यहां खत्म हुआ तो फाइलें। उसने सांसों को काबू में रखा। उसे याद आया, उसने सब कुछ कई जगह भेज दिया था। पट्टी खुली, एक कमरे में था, कंक्रीट, नमी, एक बल्ब। अफसर सामने बैठा। तुम्हारी उम्र में लोग करियर बनाते हैं, उसने कहा। तुम कब्रें खोद रहे हो। कब्रें नहीं, आरव बोला, नाम। अफसर ने फाइल रखी। ये तुम्हारे पिता का बयान है, उसने कहा। अगर तुम पीछे हटो तो वो सुरक्षित रहेंगे। आरव की छाती में दर्द उठा, और अगर नहीं तो सर्दी लंबी होगी। दरवाजा खुला, 2 लोग आए। आरव की जेब टटोली, फोन नहीं था। अफसर उठा। सोच लो, उसने कहा, आज। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। आरव ने आंखें बंद की। उसे समीर याद आया, चाचा की खांसी, मां का तिलक। उसने तय किया, वो समझौता नहीं करेगा, वो समय खरीदेगा। शाम ढली, दरवाजा खुला। वही आदमी आया। चल, उसने कहा, तुम्हारी कॉल। एक फोन उसके सामने रखा गया।
दूसरी तरफ शाहीन थी, आवाज तेज, नियंत्रित। हम जानते हैं तुम कहाँ हो, और वे भी जानते हैं कि हम जानते हैं। अफसर कमरे के बाहर खड़ा सुन रहा था। शाहीन की आवाज जारी रही, अगर उसे कुछ हुआ तो फाइलें लाइव हो जाएंगी, अभी। एक लंबा सन्नाटा, फिर अफसर भीतर आया। उसका चेहरा पत्थर था। तुम जीत नहीं रहे, उसने कहा, मैं बच रहा हूं। रात को उसे छोड़ा गया, हाईवे के किनारे, बिना फोन, बिना गाड़ी। बर्फ फिर गिरने लगी थी। कुछ दूर एक हेडलाइट रुकी, शाहीन की गाड़ी। वो चुपचाप बैठ गया। दोनों देर तक बोले नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है, शाहीन ने कहा। मुझे पता है, बोला। और चाचा? शाहीन ने सड़क पर नजर रखी। एक सुराग है, उसने कहा, लेकिन उसकी कीमत होगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, सफेद अंधेरा, भीतर आग। उसने सिर हिलाया, दे देंगे। गाड़ी आगे बढ़ी। पीछे बर्फ में नए निशान बनते गए, इस बार भागने के नहीं, आगे बढ़ने के। और आरव जानता था, अगला कदम उसे उस जगह ले जाएगा जहां सच सिर्फ कहा नहीं जाता, वहां उसे बचाया जाता है, किसी भी कीमत पर। सुबह की ठंड उस दिन अलग थी, कम बोलती हुई, ज्यादा काटने वाली। गाड़ी पहाड़ी सड़क पर चढ़ रही थी, और हर मोड़ के साथ हवा और पतली होती जा रही थी। शाहीन ने रेडियो बंद कर रखा था। खामोशी अब उनकी रणनीति का हिस्सा थी। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था, बर्फ से ढकी चट्टानें, दूर धुंध में खोते पेड़, और सोच रहा था कि सच तक पहुंचने का रास्ता हमेशा इतना अकेला क्यों होता है। ठिकाना मिला है, शाहीन ने कहा बिना उसकी तरफ देखे, लेकिन पक्का नहीं, 3 दिन पुराना इनपुट। आरव ने सिर हिलाया। 3 दिन काफी हैं, अगर वो जिंदा हो। शाहीन ने ब्रेक पर पैर हल्का रखा। और अगर नहीं? आरव ने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उनके लिए तैयारी होती है। वे जिस जगह पहुंचे वो एक पुरानी सेबों की कोठी थी। पत्थर की दीवारें, जंग लगा फाटक, और भीतर पसरा सन्नाटा। आसपास कोई बस्ती नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क मर चुका था। हवा में बर्फ के साथ धुएं की हल्की गंध आ रही थी, जैसे कहीं हाल ही में आग जली हो। आरव का दिल तेज हुआ। आग का मतलब कोई था। वे भीतर गए। फर्श पर पैरों के ताजा निशान थे। आरव ने सांस रोकी। पीछे से शाहीन ने फुसफुसाकर कहा, धीरे। उसी समय ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। आरव सीढ़ियां चढ़ गया, बहुत तेज। ये उसकी कमजोरी थी, इंतजार न कर पाना। कमरे में एक आदमी बैठा था, दाढ़ी कम, आंखें वही, लेकिन शरीर पहले से ज्यादा टूटा हुआ। चाचा। आरव, उन्होंने कहा जैसे ये मुलाकात तय थी। तुम आए। आरव उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। आप ठीक हैं? चाचा ने हल्की मुस्कान दी। ठीक होना प्राथमिकता नहीं है। शाहीन दरवाजे पर रुकी रही। उसकी नजर कमरे के कोनों पर थी। खिड़की, अलमारी, छत। हमें जल्दी करनी होगी, उसने कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं। चाचा ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। यह सबूत है, उन्होंने कहा। वीडियो, नाम, आदेश। आरव ने हाथ बढ़ाया और उसी पल नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। हमें जाना होगा, शाहीन ने कहा। चाचा ने सिर हिलाया। मैं नहीं जा पाऊंगा। आपको जाना होगा, आरव बोला। चाचा ने उसकी आंखों में देखा। यही धोखा है बेटा। तुम समझते हो कि बचा लोगे, पर सच को लोग नहीं, वक्त बचाता है। तभी कदमों की आवाजें तेज हुईं। आवाज परिचित थी। आरव का दिल बैठ गया। पापा? पिता दरवाजे पर खड़े थे, अकेले, बिना हथियार। चेहरे पर वही थकान, लेकिन आंखों में कुछ और था, फैसला। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, पिता ने कहा। शाहीन ने एक कदम आगे बढ़ाया। आप कौन हैं? उसका पिता, उन्होंने जवाब दिया। और चाचा, तुम्हारा भाई। चाचा हंसे, खांसते हुए। आखिरकार। आरव की आवाज कांप गई। पापा, आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि हर सच बच्चों के लिए नहीं होता, पिता बोले। और हर झूठ? आरव ने पूछा। बाहर गाड़ी रुकी, इंजन बंद हुआ। पिता की नजर खिड़की पर गई। वे आ गए हैं, उन्होंने कहा। मेरे पास समय नहीं है। आपने उन्हें बुलाया? आरव ने पूछा। पिता चुप रहे। शाहीन ने समझ लिया। आप सौदा करने आए हैं। पिता ने उसकी ओर देखा। मैं अपने बेटे को बचाने आया हूं। आरव पीछे हट गया। किस कीमत पर? पिता ने पेन ड्राइव की ओर देखा। उस कीमत पर। कमरा भारी हो गया। चाचा ने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा था, उन्होंने धीमे से कहा। धोखा बाहर से नहीं आता। आरव की सबसे बड़ी कमजोरी सामने थी। वो लोगों को बचाना चाहता था, हर किसी को, और यही उसे तोड़ने वाला था। उसने पेन ड्राइव उठाई, फिर पिता की ओर देखा। अगर मैं ये दे दूं तो क्या आप उन्हें जाने देंगे? पिता ने सिर हिलाया। हाँ। शाहीन ने तेजी से कहा। आरव, नहीं। आरव ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसने चाचा की ओर देखा। माफ कीजिए। चाचा मुस्कुराए। तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था। बाहर आवाजें तेज हो गईं। दरवाजा टूटने की आवाज। पिता की नजर खिड़की पर गई, लंबी नजर। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा। मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, आरव बोला।
मुझे सच चाहिए था। चाचा को उठाया गया। शाहीन और आरव को पीछे के रास्ते से निकाला गया। बर्फ में दौड़ते हुए आरव का सीना जल रहा था। उसे पता था उसने पेन ड्राइव खो दी है, लेकिन कुछ और बचा है, वक्त और वो लाइव स्ट्रीम। गाड़ी में बैठते ही आरव ने फोन देखा। हजारों व्यूज, नाम फैल चुके थे, आदेश सुनाई दे चुके थे। पिता की परछाई वीडियो में दिख गई थी, बस एक पल के लिए काफी था। आरव ने आंखें बंद की। वो बदल चुका था। अब वो सबको बचाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सच को आगे बढ़ाएगा, भले किसी को पीछे छोड़ना पड़े। शाहीन ने गाड़ी तेज की। अगला कदम? आरव ने बाहर देखा। सफेद रास्ता दूर तक, अब पीछे नहीं हटेंगे। और बर्फ के बीच धोखे की ठंड में उसने पहली बार अपने डर को छोड़ दिया। सुबह की खबरों में बर्फ की तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि चेहरों की थीं। धुंधली, कांपती हुई वीडियो क्लिप्स, अधूरे ऑडियो और बड़े बड़े शब्दों में लिखे सवाल। आरव की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, जैसे वो खुद को किसी और की जिंदगी में देख रहा हो। एंकर का लहजा तेज था। क्या ये देशद्रोह है या देर से आई सच्चाई? नीचे टिकर चल रहा था नामों के साथ, और उन्हीं नामों के बीच एक नया नाम जुड़ चुका था, आरव शर्मा। शाहीन ने टीवी बंद कर दिया। अब तुम कहानी नहीं हो, उसने कहा, तुम प्रतीक हो। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे याद आया, पिता की नजर, पेन ड्राइव का वजन, चाचा की मुस्कान। उसने पूछा, वे उसे कहां ले गए? किसी सुरक्षित जगह, शाहीन बोली। या असुरक्षित, फर्क अब धुंधला है। फोन लगातार बज रहा था। अनजान नंबर, धमकियां, कुछ समर्थन। एक मैसेज बार बार आ रहा था, घर लौट आओ। भेजने वाला नंबर छुपा हुआ था, लेकिन शब्द पहचान में आते थे, मां। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था घर अब सुरक्षित नहीं रहा। दोपहर तक प्रेस बाहर खड़ी थी, कैमरे, माइक, सवाल। शाहीन ने खिड़की से झांक कर कहा, वे तुम्हें बाहर चाहते हैं, और अगर मैं गया तो वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। आरव ने जैकेट पहनी, तो मुझे मजबूत दिखना होगा। वो बाहर निकला। शोर एकदम बढ़ गया। सवाल एक दूसरे पर चढ़ते गए। आप देश के खिलाफ क्यों हैं? क्या आपके पिता शामिल थे? आपको किसने फंड किया? आरव ने हाथ उठाया। एक पल के लिए खामोशी हुई। उसने देखा कैमरों के पीछे चेहरे थे, डर और उम्मीद दोनों से भरे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, उसने कहा, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। सबूत आपने देखे? और आगे? और आएंगे। एक पत्थर हवा में उड़ा। किसने फेंका दिखा नहीं। सुरक्षा ने उसे भीतर धकेला। शाहीन ने दरवाजा बंद किया। अब यही होगा, उसने कहा, वे तुम्हें ही कहानी बना देंगे ताकि कहानी खो जाए। शाम तक अदालत से नोटिस आ गया, जांच, पूछताछ, यात्रा पर रोक। शाहीन ने कागज पढ़े। ये लंबा चलेगा। आरव ने सिर हिलाया, तो हम भी लंबे चलेंगे। रात को आरव अकेला बैठा। उसने पिता का नंबर डायल किया। पहली बार। घंटी गई, फिर कट गई। उसने एक मैसेज लिखा, मैं ठीक हूं। भेज नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कुछ रिश्ते सच के साथ चल नहीं पाते। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हुआ, कटी छटी क्लिप्स जिनमें आरव की बातें उल्टी लग रही थीं। शाहीन ने दांत भींचे। ये नैरेटिव है, उसने कहा, और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, पूरा सच। और वो कहाँ है? दिल्ली, शाहीन बोली। एक पुरानी फाइल, कोर्ट सील्ड। आरव ने सांस ली। तो चलो। यात्रा आसान नहीं थी। हर चेक पोस्ट पर नजरें, हर होटल में सवाल। दिल्ली पहुंचते पहुंचते थकान हड्डियों में उतर गई थी। शाहीन ने संपर्क साधा। एक रिटायर्ड जज, एक पुराना केस वोकर। रात के अंधेरे में वो एक बेसमेंट में उतरे। धूल, फाइलें और एक तिजोरी। तिजोरी खुली। भीतर एक फाइल, लाल टैग, तारीख वही, आदेश वही, नीचे हस्ताक्षर स्पष्ट। आरव का हाथ कांपा। ये वो कड़ी थी जो सब जोड़ देती थी। अब? उसने पूछा। अब कोर्ट, शाहीन बोली, और जनता। उसी पल बेसमेंट के बाहर शोर हुआ, कदम, आवाजें। वे पहुंच गए, शाहीन ने कहा। आरव ने फाइल उठाई। अगर हम पकड़े गए तो भी ये बाहर जाएगा, शाहीन बोली। मैंने कॉपी कर ली है। वे पीछे के रास्ते से निकले, गलियों में दौड़े। आरव का फोन बजा। मां। इस बार उसने उठाया। बेटा, आवाज टूटी हुई थी, घर मत आना। आप? हम ठीक हैं, मां बोली। तुम सच के साथ रहो। लाइन कट गई। आरव रुका नहीं। उसे समझ आ गया अब वो अकेला नहीं था, लेकिन हर कोई सुरक्षित भी नहीं था। अदालत में पेशी हुई। भीड़, कैमरे, वकील। शाहीन ने फाइल रखी। जज ने देखा। कमरे में सन्नाटा, बाहर शोर। आदेश आया, जांच का दायरा बढ़ेगा, नाम बुलाए जाएंगे। आरव ने आंखें बंद की। ये जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी। शाम को बाहर निकलते वक्त एक आदमी ने आरव को रोका, चेहरा ढका हुआ। उसने एक कागज थमाया। ये तुम्हारे पिता के लिए है, उसने कहा, और गायब हो गया।
कागज पर एक पता था और समय आज रात। शाहीन ने पढ़ा, यह जाल हो सकता है। आरव ने सिर हिलाया। यह जवाब? उसने आसमान की ओर देखा, सर्द हवा, शहर की रोशनी। उसने तय कर लिया वो भागेगा नहीं, न आगे न पीछे। वो सच के बीच खड़ा रहेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। और उसी रात जब देश की बहस तेज थी, आरव एक अंधेरे पते की ओर बढ़ रहा था जहां अगला सच इंतजार कर रहा था और शायद अगला नुकसान भी। पता शहर के पुराने हिस्से में था। संकीर्ण गलियां, बुझती स्ट्रीट लाइट्स और दीवारों पर जमे पोस्टर जिनके शब्द आधे उखड़ चुके थे। रात की हवा में नमी थी, जैसे दिल्ली भी कश्मीर की सर्दी उधार ले आई हो। आरव ने बाइक धीमी की। शाहीन ने पीछे से कहा, अगर ये जाल हुआ तो भी जाना होगा। आरव बोला। उसके भीतर अब डर नहीं था, एक थकी हुई स्पष्टता थी, जैसे किसी ने शोर बंद कर दिया हो। इमारत 3 मंजिला थी, सीढ़ियां घिसी हुई। तीसरी मंजिल के फ्लैट का दरवाजा खुला था, जानबूझकर। अंदर अंधेरा था, पर कमरे के बीच एक टेबल पर जलती एकमात्र लाइट ने परछाइयों को लंबा कर दिया था। आरव ने कदम रखा, दरवाजा पीछे से बंद हुआ, बिना आवाज। शाहीन रुक गई। मैं यहीं, कुछ गड़बड़ लगे चिल्लाना। कमरे में एक आदमी बैठा था, पीठ उनकी तरफ, वही कंधे, वही गर्दन। पहचान से पहले ही आरव का दिल धस गया। पापा। आदमी ने धीरे से कुर्सी घुमाई। पिता की आंखें लाल थीं, जैसे नींद नहीं, हिसाब करती रही हों। तुम आओगे पता था, उन्होंने कहा। आवाज में वो सख्ती नहीं थी, थकान थी। आरव खड़ा रहा। आपने बुलाया? हाँ, क्योंकि अब तुम्हें पूरा सच जान लेना चाहिए। टेबल पर फाइलें थीं, कुछ वही, कुछ नई। पिता ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये वो रात है जिसे तुम मुठभेड़ कहते हो। आरव ने पन्ने पलटे, नक्शे, टाइम स्टैम्प, कॉल लॉग्स। ये ऑपरेशन गलत था, पिता बोले। मैंने आदेश पर सवाल उठाया। तो आपने रोक क्यों नहीं दिया? आरव का स्वर टूट गया। पिता ने आंखें बंद की। क्योंकि मैंने सोचा मैं भीतर रहकर नुकसान कम कर सकता हूं। और मैंने गलती की। उन्होंने अगली फाइल खोली, एक वीडियो, कच्चा, हिलता हुआ। उसमें वही जगह, वही रात, और पिता की आवाज निर्देश देते हुए। आरव का पेट सिकुड़ गया। हाँ, पिता बोले, मैं वहां था। तो चाचा? गवाह थे, पिता ने कहा, और खता। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। तो आपने उन्हें छुपाया क्योंकि अगर वो बोलते तो बहुत लोग गिरते, और उनमें मैं भी होता। खामोशी भारी थी। बाहर कहीं कुत्ता भौंका। आरव ने महसूस किया कि ये वही मौका है जहां नैतिकता किताबों से निकलकर खून में उतरती है। तो आपने मुझे भी झूठ में पाला? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें बचाया, पिता बोले। आपने मुझे चुना, आरव ने कहा, मेरी सहमति के बिना। पिता ने एक कागज आगे बढ़ाया, त्यागपत्र। मैंने सब छोड़ दिया, नाम, ताकत, सब। कब? जब वीडियो लाइव हुआ। आरव ने हंसी रोकी, देर से। पिता उठे, खिड़की के पास गए। वे तुम्हें तोड़ देंगे, तुम नहीं जानते आरव। सिस्टम ठंडा है, ये सर्दी तुम्हें जमा देगी। शायद, पर मैं जमकर सच बनूंगा। पिता मुड़े। तुम्हें एक रास्ता देता हूं, ये फाइल, पूरा सच। अगर ये बाहर गया तो सब जलेंगे, चाचा भी, तुम भी, तुम्हारी माँ भी। और अगर नहीं गया तो मैं सब अपने ऊपर ले लूंगा, पिता बोले, और तुम पीछे हट जाओगे। ये सौदा साफ था। आरव को समझ आ गया, ये लड़ाई अब सार्वजनिक नहीं, पारिवारिक थी। उसने शाहीन की ओर देखा, दरवाजे के पास खड़ी, आंखों से पूछती हुई। आरव ने फाइल उठाई, हाथ कांपा। फिर उसने फाइल वापस टेबल पर रख दी। मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसने कहा, लेकिन मैं किसी को ढाल भी नहीं बनाऊंगा। पिता की भौहें सिकुड़ी। तो हम सच को टुकड़ों में बाहर लाएंगे, आरव बोला, नामों के साथ, पर क्रम में, ताकि कोई भी एक झटके में कुचल न दिया जाए। पिता हंसे, कड़वी हंसी। तुम राजनीति सीख गए हो? नहीं, मैं जिम्मेदारी सीख रहा हूं। तभी बाहर शोर हुआ, सीढ़ियों पर कदम। पिता की आंखें चौड़ी हुई। वे मुझे फॉलो कराए हैं, उन्होंने कहा। शाहीन भीतर आई। समय नहीं है। पिता ने जल्दी से एक चाबी आरव की हथेली में दी। लॉकर, उन्होंने कहा, मेरे नाम पर नहीं, माँ के। आरव ने चाबी देखी। माँ का नाम सुनते ही उसके सीने में कुछ पिघला। जाओ, पिता बोले, और जो सही लगे करो। दरवाजा खुला, अफसर की आवाज बाहर। पिता ने आरव को धक्का दिया। पीछे का रास्ता, सीढ़ियां, अंधेरा। वे नीचे उतरे। बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन साफ। बाइक स्टार्ट हुई, वे निकल पड़े। दूर से आवाज आई, रुको। आरव ने पीछे नहीं देखा। कुछ दूर जाकर वे रुके। शाहीन ने पूछा, क्या किया? आरव ने चाबी दिखाई। अगला सच। और तुम्हारे पिता? आरव ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया। सुबह होने से पहले वे बैंक पहुंचे। लॉकर खुला, भीतर फाइलें, ड्राइव्स और एक पत्र। आरव ने पढ़ा, माँ की लिखावट। अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो, सच को चुनने का दर्द अस्थायी होता है, झूठ का आराम नहीं। आरव ने आंखें बंद की। उसने तय कर लिया,
वो सच को टुकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के साथ बाहर लाएगा। वो चेहरा बनेगा, ढाल नहीं। और वो अपने पिता को भी न्याय के सामने लाएगा, नफरत से नहीं, जिम्मेदारी से। बाहर सूरज निकला, सर्द हवा में हल्की गर्मी। आरव ने फोन निकाला, एक नया पोस्ट ड्राफ्ट किया, पहला टुकड़ा। उसने पोस्ट दबाया और उसी पल उसने महसूस किया सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसके भीतर आग जल रही है जो बुझने वाली नहीं है। पोस्ट लाइव होते ही जैसे शहर की धड़कन बदल गई। सुबह की ठंड में भी मोबाइल स्क्रीन गर्म हो उठी। नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज सब एक साथ। आरव ने फोन टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग रोज की तरह चल रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे हर कदम में एक सवाल है। उसने पहला टुकड़ा बहुत सावधानी से चुना था। नाम नहीं, पैटर्न। आरोप नहीं, दस्तावेज। गुस्सा नहीं, तथ्य। फिर भी वो जानता था सच का वजन शब्दों से ज्यादा होता है। शाहीन ने आंकड़े देखे। रीच तेज है, उसने कहा, और पलटवार भी। आरव ने सिर हिलाया। मां, घर बदला गया है, शाहीन बोली, लेकिन ये अस्थायी है। दोपहर तक टीवी स्टूडियो में बहस तेज हो गई। वही पुराने सवाल नए लहजे में। सोशल मीडिया पर दो खेमे बन गए, एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ आरोप। आरव का नाम अब हैशटैग था। उसने अपने पिता का नंबर देखा, अनरीडेबल। उसने कॉल नहीं किया। कुछ रिश्ते अब कॉल से आगे बढ़ चुके थे। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। आरव ने उठाया। दूसरी तरफ एक शांत आवाज थी, बहुत शांत। आपकी मां सुरक्षित है, आवाज ने कहा। अभी। आरव का गला सूख गया। अभी का क्या मतलब है? मतलब ये कि समय की कीमत होती है, आवाज बोली, और आपने उसे महंगा कर दिया है। कॉल कट गई। शाहीन ने आरव का चेहरा देखा। वे मां तक पहुंच गए हैं, उसने कहा, बिना घुमाए। आरव ने कुर्सी पकड़ ली। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वही पुरानी कमजोरी, लोगों को बचाने की। हमें उन्हें हटाना होगा, उसने कहा। हटाएंगे, शाहीन बोली, लेकिन कैसे? शाम होते होते एक वीडियो वायरल हुआ। एक महिला की धुंधली तस्वीर, पीछे वही मोहल्ला जहां मां रहती थी। आवाज बदली हुई, लेकिन शब्द साफ, बेटे को समझाइए। आरव ने वीडियो बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया, लॉकर में मिला मां का पत्र। झूठ का आराम नहीं। उसने आंखें बंद की। आराम की कीमत आज मां से वसूली जा रही थी। शाहीन ने योजना रखी। एक और पोस्ट, ध्यान भटकाने के लिए। एक प्रेस इंटरव्यू, समय खरीदने के लिए। और सबसे जरूरी, मां की लोकेशन बदलना, पूरी तरह। नाम बदलना होगा, उसने कहा, चेहरा नहीं, पहचान। आराम ने पूछा, और मैं? तुम सामने रहोगे, शाहीन बोली। वे तुम्हें मां से दूर रखना चाहेंगे। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। ये उसका चुनाव था, ढाल बनना। वो कैमरों के सामने गया, शांत, सधे हुए शब्दों में। उसने अगला बयान दिया, और जानबूझकर कुछ अधूरा छोड़ा। अधूरापन उसने सीख लिया था, कभी कभी सुरक्षा देता है। रात गहरी हुई। गाड़ी बदली, रास्ते बदले। मां को नई जगह ले जाया गया, एक छोटे शहर के किनारे, एक पुराने दोस्त के घर। आरव ने उनसे बात नहीं की। यह सबसे मुश्किल था। आवाज सुनते ही वो टूट जाता। उसने खुद को रोका। आज मजबूती ही सुरक्षा की। उसी रात शाहीन को एक संदेश मिला, लोकेशन। वे सौदा चाहते हैं, उसने कहा। किसके साथ? तुम्हारे साथ। मुलाकात एक निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन पर तय हुई। खाली प्लेटफॉर्म, गूंजती आवाजें। आरव अकेला गया। दूर वही अफसर खड़ा था, बिना वर्दी। तुम सीख रहे हो, लेकिन देर से। मेरी मां को छोड़ दो, आरव बोला। अफसर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और तुम रुक जाओ। आरव ने जेब से चाबी निकाली, लॉकर की। ये दूंगा, उसने कहा, लेकिन एक शर्त। शर्तें देने की हैसियत नहीं होती, अफसर बोला। आज है, क्योंकि आपने वीडियो बनाया, और वीडियो ट्रेस होते हैं। अफसर का चेहरा सख्त हुआ। क्या चाहते हो? मां की सुरक्षा, लिखित, आरव बोला, और एक नाम जिसे अगला टुकड़ा बने। एक लंबा सन्नाटा। ट्रेन की हवा दूर से आई। अफसर ने कागज बढ़ाया, हस्ताक्षर। नाम मिलेगा, उसने कहा। आरव ने चाबी नहीं दी, पहले मां। अफसर ने फोन किया। 2 मिनट बाद एक मैसेज आया, मां सुरक्षित, लोकेशन पिंग। शाहीन ने दूर से कंफर्म किया। आरव ने चाबी टेबल पर रख दी। घर लौटते वक्त उसे खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ अमूल्य छोड़ दिया हो। शाहीन ने पूछा, ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया। मैंने एक सीमा पार की है। सुबह होते होते मां की आवाज आई, पहली बार। मैं ठीक हूं, उन्होंने कहा। तू मत रुकना। आरव ने आंखें बंद की। मैं रुकूंगा नहीं। शाहीन ने अगला नाम खोला। एक अधिकारी, एक तारीख, एक आदेश। ये अगला टुकड़ा है, उसने कहा। आरव ने स्क्रीन देखी। और कीमत? ज्यादा, शाहीन बोली, हर बार ज्यादा। आरव ने पोस्ट ड्राफ्ट किया। उंगली पोस्ट पर ठहरी। उसे याद आया, मां का पत्र, चाचा की मुस्कान, पिता की थकी आंखें। उसने सांस ली, पोस्ट दबाया, और उसी पल उसे समझ आ गया कि सुरक्षा और सच के बीच कोई स्थायी संतुलन नहीं होता। हर कदम एक त्याग मांगता है। आज उसने दिया था, कल फिर देना होगा। ठंड बाहर थी, लेकिन भीतर आग थी। और ये आग अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, ये उन सब की थी जिनके नाम कागजों से मिटाए गए थे, पर कहानियां अभी जिंदा थीं।
अगला नाम सामने आते ही शहर की हवा बदल गई। ये अचानक नहीं हुआ, ये एक सुनियोजित ठंड थी जो धीरे धीरे तापमान गिराती है ताकि किसी को चीखने का मौका न मिले। सुबह की सुर्खियों में नाम नहीं था, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का पर्दा था। शाम तक नाम हर जगह था, काट छांट के साथ, संदर्भ बदलकर, और एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। आरव शर्मा ने गोपनीय जानकारी लीक की। आरव ने टीवी बंद नहीं किया। वो देखना चाहता था कि सच किस तरह अपराध बनता है। शाहीन उसके सामने बैठी थी, कागजों पर निशान लगाते हुए। वे केस नहीं बना रहे, वे चरित्र बना रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया। और चरित्र टूट जाए तो केस अपने आप जीत जाता है। दोपहर तक नोटिस आ गया, देश छोड़ने पर रोक, पासपोर्ट जब्त और एक नई धारा। ये धारा कानून से ज्यादा भावना पर टिकी थी। शाहीन ने पढ़ते हुए दांत भींचे। इसे अदालत में नहीं, जनता में लड़ा जाएगा। तो हमें जनता से बात करनी होगी, आरव बोला। तुम्हें चुप कराना चाहेंगे ताकि तुम बोलो तो भी दोषी लगो। उसी शाम एक और वीडियो वायरल हुआ, पुराना फुटेज, नया वॉइस ओवर। आरव के शब्दों को काटकर ऐसे जोड़ा गया कि वे धमकी जैसे लगे। कमेंट्स में गुस्सा था, असहज करने वाला, तेज। आरव ने फोन नीचे रखा। उसे समझ आ गया कि ये वो पल है जब सच बोलने वाला सही नहीं रहता, वो असुविधाजनक हो जाता है। फोन बजा। माँ। इस बार आवाज में डर कम, दृढ़ता ज्यादा थी। वे लोग आए थे, उन्होंने कहा। पूछताछ की। आरव का सीना सिकुड़ गया। आप ठीक है? मैं ठीक हूं, माँ बोली। तू मत झुकना। लाइन कट गई। आरव ने दीवार से सिर टिका लिया। नैतिकता किताबों में सीधी होती है, जिंदगी में वो घाव छोड़ती है। रात को शाहीन ने योजना बदली। अब दस्तावेज नहीं, अब गवाह। कौन? जो बोल सके और जिसे खोने का डर ना हो। आरव हंसा, सूखा। ऐसा कोई नहीं होता। होता है, शाहीन बोली, जब लोग समझ लेते हैं कि चुप रहना भी अपराध है। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकारी, शब्द चुने हुए, चेहरों पर गंभीरता। एक सवाल उठा, आरव शर्मा की भूमिका? जवाब आया, जांच जारी है। ये वाक्य हथौड़े की तरह था, बिना वार किए चोट पहुंचाने वाला। उसी समय आरव के नाम पर एक चैरिटी खाते की खबर चली, पुरानी, वैध, लेकिन संदर्भ बदला गया। नैरेटिव तैयार था, पैसा, प्रचार, देशद्रोह। आरव ने तय किया वो बाहर जाएगा। शाहीन ने विरोध किया, ये आत्मघाती है। नहीं, ये मानवीय है। वो एक विश्वविद्यालय पहुंचा, छोटा सा सभागार, छात्र छात्राएं, कैमरे कम थे, आंखें ज्यादा। उसने बिना भाषण के बोलना शुरू किया। मैं निर्दोष नहीं हूं। सन्नाटा छा गया। मैंने नियम तोड़े हैं क्योंकि नियमों ने पहले लोगों को तोड़ा है। किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने रोका नहीं। उसने आगे कहा, अगर नैतिक अपराधी होना सच के साथ खड़ा होना है तो मैं वही हूं। वीडियो फैला, काटा नहीं गया। इस बार प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ ने कहा ईमानदारी, कुछ ने स्वीकारोक्ति। आरव ने स्वीकार किया, यही उसका चुनाव था। वो जानता था ये स्वीकारोक्ति उसे कानूनी नहीं, नैतिक अपराधी बनाती है, और यही उसे बोलने की जगह देती है। शाम को शाहीन को कॉल आया, एक अंदरूनी गवाह। वे बोलना चाहता है, उसने कहा, लेकिन शर्त है। क्या? तुम्हें खुद को जोखिम में डालना होगा, खुलकर। आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ। मुलाकात एक अस्पताल के पुराने वार्ड में हुई। खिड़कियां धुंधली, गलियारे खाली। आदमी का चेहरा थका हुआ था, हाथ कांप रहे थे। मैंने आदेश देखे और साइन किए, उसने कहा। क्यों अब? क्योंकि मैंने बेटे को खोया, उसने कहा, और चुप्पी से बड़ा अपराध कुछ नहीं। उन्होंने रिकॉर्ड किया, नाम, तारीखें, आदेश। शाहीन ने फाइल सुरक्षित की। बाहर निकलते वक्त सायरन सुनाई दिए। वे ट्रैक कर चुके हैं, शाहीन बोली। तो समय है, आरव ने कहा। उसी रात एक और नोटिस आया, गिरफ्तारी की तैयारी। शाहीन ने बैग बांधा। तुम्हें अंडरग्राउंड जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, ये जिद है, ये रणनीति है। आरव बोला, अगर मैं छिपा तो कहानी बदल जाएगी, अगर मैं रुका तो वे जल्दबाजी करेंगे। सुबह वो कोर्ट के बाहर खड़ा था, अपने आप, कैमरे, सवाल। उसने कुछ नहीं कहा। अंदर गया, जज ने तारीख दी। बाहर आया, वही अफसर सामने था, पहचान की आधी मुस्कान के साथ। नैतिकता भारी पड़ती है, उसने कहा, सच से हल्की। शाम को शाहीन ने गवाह का वीडियो रिलीज किया, पूरा, बिना काटे। नाम बोले गए, आदेश सुनाए गए। रात भर देश जागता रहा। आरव ने मां को संदेश भेजा, मैं ठीक हूं। जवाब आया, हमें तुम पर गर्व है। आरव ने खिड़की खोली, ठंडी हवा आई। उसने महसूस किया वो अब मासूम नहीं रहा, और ना ही उसे इसकी जरूरत थी। सच की लड़ाई मासूमियत नहीं मांगती, वो साहस मांगती है, और कीमत। और जब रात गहरी हुई, आरव ने तय कर लिया कि अगर नैतिक अपराधी बनकर ही सच आगे बढ़ता है तो वो अपराध वो हर दिन करेगा, क्योंकि कुछ सर्दियां तभी खत्म होती हैं जब कोई आग को नाम देता है। गवाह का वीडियो बाहर आने के 4 घंटे बाद ही हमला हुआ। ये खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं आई, ये एक टूटे हुए फोन कॉल की तरह आई, अधूरी, कांपती हुई। शाहीन का फोन लगातार बज रहा था। जब उसने उठाया, दूसरी तरफ बस इतना कहा गया, वे पहुंच गए हैं। फिर लाइन कट गई। आरव को कुछ समझने में देर नहीं लगी। उसके भीतर एक पुराना डर जागा, वही जिसे वो अब तक काबू में रखे था। अगर सच के साथ लोग मरते हैं तो क्या सच बचाने लायक है?
अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं, मीडिया नहीं था, अभी नहीं। आरव भीतर गया तो वार्ड बंद था। कांच के पार उसने देखा, वही आदमी बिस्तर पर बंधा हुआ, सांसें मशीन पर टिकी हुई। डॉक्टर ने बिना आंख मिलाए कहा, क्रिटिकल है, बच गया तो बोलेगा नहीं। आरव ने पूछा, और अगर नहीं बचा? डॉक्टर चुप रहा। शाहीन एक कोने में खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा और थकान दोनों। ये संदेश है, उसने कहा, या तो हम चुप हों या गवाह। आरव ने कांच की ओर देखा। उसे याद आया, उस आदमी की कांपती आवाज, बेटे का जिक्र, वो एक वाक्य, चुप्पी से बड़ा अपराध कुछ नहीं। तभी आरव का फोन बजा, वही शांत आवाज। आप समझदार हैं, आवाज ने कहा, हम नहीं चाहते और नुकसान। क्या चाहते हैं? आरव ने पूछा। लाइव आकर कहिए कि वीडियो संदर्भ से बाहर था, आवाज बोली, और हम इलाज सुनिश्चित करेंगे। आरव की मुट्ठियां भिज गईं। ये ब्लैकमेल है, इसे सौदा समझिए, आवाज ने कहा। ठंड में सौदे गर्म रखे जाते हैं। कॉल कट गई। शाहीन ने उसकी आंखों में देखा। वे सचमुच मार देंगे, उसने कहा, या बचा लेंगे? आरव बोला, अगर मैं झुक गया। ये वही पल था जिसके बारे में वो जानता था, पर उम्मीद करता था कि आएगा नहीं। उसने शाहीन से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये गलत है, उसने कहा। ये जरूरी है, आरव बोला। वो बाहर निकला। रात की हवा में एक अजीब शांति थी। उसने कैमरा ऑन किया, अपने फोन से, बिना स्टूडियो, बिना स्क्रिप्ट, लाइव। मैं आज एक बात साफ करना चाहता हूं, आरव ने कहा। आवाज स्थिर थी, दिल नहीं। जो वीडियो मैंने साझा किया वो अधूरा था, संदर्भ जटिल है। कमेंट्स फट पड़े। शाहीन ने दूर से आंखें बंद कर ली। आरव ने आगे कहा, मैंने जल्दबाजी की। ये झूठ नहीं था, पर पूरी सच्चाई भी नहीं। उसी पल फोन पर एक मैसेज आया, इलाज शुरू। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने लाइव खत्म किया। अगले 2 घंटे अस्पताल में तनाव भरे थे। डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप। फिर खबर आई, गवाह स्थिर है, सांसें बेहतर। आरव ने दीवार से सिर टिकाया। उसने एक जान बचा ली थी, लेकिन किस कीमत पर? सुबह होते होते नैरेटिव पलट गया। हेडलाइंस बदली। आरव पीछे हटा, स्वीकारोक्ति, भ्रम। जिन लोगों ने रात भर उम्मीद बांधी थी वे अब भ्रमित थे। शाहीन ने आरव को देखा। तुमने उन्हें मौका दे दिया। मैंने एक जान बचाई, आरव बोला, और हजारों को अनिश्चितता में डाल दिया, शाहीन ने कहा, बिना आरोप के, सिर्फ तथ्य के साथ। आरव ने चुप्पी ओढ़ ली। उसे पता था ये फैसला वो किसी को समझा नहीं पाएगा, शायद खुद को भी नहीं। दोपहर को मां का फोन आया, तू ठीक है? हाँ, आरव बोला। और दिल? आरव ने जवाब नहीं दिया। मां ने धीरे से कहा, कुछ फैसले पूजा नहीं मांगते, पश्चाताप मांगते हैं। लाइन कट गई। शाम को शाहीन ने खबर दी, गवाह होश में है, बोल नहीं सकता लेकिन लिख सकता है। वे उसे पूरी तरह चुप नहीं करा पाए, उसने कहा। आरव ने पहली बार उस दिन मुस्कुराया, थोड़ी सी। रात को उसने डायरी खोली, पहली बार। उसने लिखा, मैंने सच को नहीं बेचा, मैंने उसे देर दी। फिर उसने दूसरा फोन उठाया, एनक्रिप्टेड। उसने वो फाइल अपलोड की जो अब तक रोकी हुई थी, दूसरे गवाह की, बैकअप की। टाइमर सेट किया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऑटो रिलीज। आरव जानता था अब खेल बदल चुका है। उसने एक बार झुककर दिखा दिया था कि वो इंसान है, और यही उसकी ताकत भी थी और कमजोरी भी। अगले दिन सुबह सुबह खबर आई, गवाह की लिखित गवाही लीक हो गई है। नाम नहीं, पर आदेश साफ। शाहीन ने आरव की ओर देखा, ये तुम्हारा काम नहीं? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। तो कोई और भी है जो डर चुका है। आरव खिड़की के पास गया। बाहर धूप थी लेकिन ठंडी। उसने समझ लिया कि सच अब उसके अकेले कंधों पर नहीं रहा। लोग बोलने लगे थे, टूटी आवाजों में, पर बोलने लगे थे। उसने अपने फैसले को फिर से तौला। वो गलत था, शायद। जरूरी था, शायद। लेकिन एक बात साफ थी कि वो अब आदर्श नायक नहीं रहा। वो एक इंसान था जिसने एक जान बचाने के लिए सच्चाई को मोड़ा, और अब उसे उस मोड़ की जिम्मेदारी उठानी होगी। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसके भीतर कुछ और मजबूत हो गया। वो जानता था अगली बार वो झुकेगा नहीं। अगली बार कीमत किसी एक की नहीं होगी। ठंड बाहर थी, भीतर भी, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो खड़ा रहा, टूट कर भी। गवाही के लीक होते ही सुबह सामान्य नहीं रही। ये वो सुबह थी जो आवाजों के साथ उठती है, नारों की नहीं, सवालों की। आरव ने खिड़की से नीचे देखा तो सड़क पर लोग खड़े थे, मोबाइल हाथ में, बातें करते हुए, बहस करते हुए। कोई उसका नाम ले रहा था, कोई नहीं। और पहली बार उसे लगा कि ये अच्छा है, नाम से परे कुछ खड़ा हो रहा था। शाहीन लगातार कॉल पर थी। पत्रकार, वकील, छात्र संगठन, पुराने कार्यकर्ता, सब एक साथ जाग गए थे। ये फैल रहा है, उसने कहा, हमारी रफ्तार से तेज। आरव ने पूछा,
ये अच्छा है या खतरनाक? शाहीन नुकी, दोनों। दोपहर तक विश्वविद्यालयों में पोस्टर लग गए, नाम नहीं सवाल। किसने आदेश दिए, किसके नाम मिटाए गए? सोशल मीडिया पर हैशटैग बदल गया, अब ये किसी एक व्यक्ति का नहीं था। आरव ने राहत की सांस ली और उसी सांस में डर भी घुल गया। आंदोलन किसी की बात नहीं सुनता, वो बस चलता है। तभी पहला हादसा हुआ। एक शहर में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की, फिर लाठीचार्ज। वीडियो वायरल हुआ, चीखें, भागते लोग। आरव की उंगलियां कांपी। उसने शाहीन की ओर देखा। ये मेरे कारण? नहीं, शाहीन ने कहा, यह सत्ता की प्रतिक्रिया है, अपराध बोध तुम्हारा नहीं। शाम को एक प्रेस बयान आया, आपात कानूनों का संकेत, इंटरनेट पाबंदियां। आरव को समझ आ गया कि ये वही ठंड है जो पूरे कमरे को जमा देती है। उसने कहा, हमें लोगों से कहना होगा शांत रहें। शाहीन ने सिर हिलाया, वे सुनेंगे नहीं, तो मुझे कहना होगा, आरव बोला। वो लाइव गया, फिर इस बार बिना सफाई, बिना बचाव। मैं आपसे शांति की अपील करता हूं, उसने कहा। सच को विहिंसा की जरूरत नहीं। कमेंट्स तेज थे, कुछ समर्थन, कुछ गुस्सा। किसी ने लिखा, आपने खुद झूठ बोला था, अब हमें शांति सिखाएंगे। आरव ने पढ़ा, आंखें बंद की। ये कीमत थी। रात को एक अजीब कॉल आया, एक महिला की आवाज, बहाली। मेरा बेटा भी, उसने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। फिर एक और कॉल, फिर एक और। कहानियां आने लगी, टूटी हुई, कांपती हुई, लेकिन सच। आरव ने नोट्स बनाए। शाहीन ने कहा, यह आर्काइव बनना चाहिए। और मैं? तुम अब गेटकीपर नहीं, तुम साक्षी हो, शाहीन बोली। अगली सुबह संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, बिना अनुमति, बिना नेता। कैमरों ने एक चेहरा ढूंढा, आरव का। उसने मना किया, मुझे आगे मत रखो, उसने संदेश भेजा। लेकिन भीड़ चेहरों से नहीं, भावनाओं से चलती है। दोपहर को अफसर का संदेश आया, पहली बार सीधा, तुमने आग लगा दी है। आरव ने जवाब दिया, आपने पेट्रोल रखा था। कुछ देर बाद दूसरा संदेश, अब इसे बुझाने का एक तरीका है। आरव ने स्क्रीन लॉक कर दी। शाम को कोर्ट से आदेश आया, अस्थायी रोकें, जांच आयोग। शाहीन ने मुस्कुराकर कहा, यह दबाव है। आरव ने कहा, और ये हमारे हाथ से बाहर है। रात को वो अकेला बैठा, उसने डायरी खोली, लिखा, जब सच चलता है तो वो पैरों तले लोगों को कुचल देता है। उसे याद आया, गवाह का बिस्तर, मां की आवाज, पिता की थकी आंखें। उसने तय किया कि अगर ये उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो उसे एक आखिरी काम करना होगा। सुबह होते होते उसने एक लंबा पोस्ट लिखा, अपनी गलतियों के बारे में, लाइव में बोले अधूरे सच के बारे में, उस सौदे के बारे में जिसे उसने किया था। उसने लिखा, मैं नायक नहीं हूं, मैंने डर कर चुना। शाहीन ने पढ़ा, ये तुम्हें तोड़ देगा, उसने कहा, या ईमानदार बना देगा। उसने पोस्ट किया। प्रतिक्रिया तुरंत आई, कुछ ने कहा साहस, कुछ ने विश्वासघात। लेकिन एक चीज बदली, अब कोई उसे देवता नहीं बना सकता था, और यही उसने चाहा था। दोपहर में खबर आई, गवाह ने पूरी लिखित गवाही कोर्ट में दे दी है। नाम, आदेश, तारीखें, सब। इंटरनेट धीमा था, लेकिन खबर तेज थी। आरव ने आंखें बंद की। ये क्षण उसका नहीं था, ये उन सबका था जिन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। तभी मां का संदेश आया, जो सच लोगों का हो जाए उसे कोई वापस नहीं ले सकता। आरव मुस्कुराया, हल्का सा। शाम को एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, एक छात्र माइक पकड़े कहता हुआ, हम किसी आरव के पीछे नहीं हैं, हम अपने पीछे हैं। आरव ने फोन नीचे रखा। ये वही था जो उसे डराता था और राहत भी देता था। रात को शाहीन ने कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए हटना होगा। भागना? पीछे हटना, उसने कहा, ताकि आंदोलन सांस ले सके। आरव ने बैग नहीं बांधा, उसने सिर्फ डायरी बंद की। उसे समझ आ गया कि उसकी भूमिका बदल चुकी है। वो अब कहानी का केंद्र नहीं, उसकी परिधि है। और ये हार नहीं थी। खिड़की के बाहर ठंड थी, लेकिन लोग खड़े थे एक दूसरे के पास। आरव ने सोचा, शायद यही मौन का तापमान है, जब चुप्पी टूटती है और शोर किसी एक का नहीं रहता। और उसी रात उसने आखिरी बार खुद से कहा, अब जो होगा वो मेरे नियंत्रण में नहीं। और पहली बार ये बात उसे डरावनी नहीं लगी। गवाही के लीक होते ही सुबह सामान्य नहीं रही। ये वो सुबह थी जो आवाजों के साथ उठती है, नारों की नहीं, सवालों की। आरव ने खिड़की से नीचे देखा तो सड़क पर लोग खड़े थे, मोबाइल हाथ में, बातें करते हुए, बहस करते हुए। कोई उसका नाम ले रहा था, कोई नहीं। और पहली बार उसे लगा कि ये अच्छा है, नाम से परे कुछ खड़ा हो रहा था। शाहीन लगातार कॉल पर थी। पत्रकार, वकील, छात्र संगठन, पुराने कार्यकर्ता, सब एक साथ जाग गए थे। ये फैल रहा है, उसने कहा, हमारी रफ्तार से तेज। आरव ने पूछा, ये अच्छा है या खतरनाक? शाहीन रुकी, दोनों।
दोपहर तक विश्वविद्यालयों में पोस्टर लग गए, नाम नहीं सवाल। किसने आदेश दिए, किसके नाम मिटाए गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग बदल गया, अब ये किसी एक व्यक्ति का नहीं था। आरव ने राहत की सांस ली और उसी सांस में डर भी घुल गया। आंदोलन किसी की बात नहीं सुनता, वो बस चलता है। तभी पहला हादसा हुआ। एक शहर में प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की, फिर लाठीचार्ज। वीडियो वायरल हुआ, चीखें, भागते लोग। आरव की उंगलियां कांपी। उसने शाहीन की ओर देखा। ये मेरे कारण नहीं, शाहीन ने कहा, ये सत्ता की प्रतिक्रिया है, अपराध बोध तुम्हारा नहीं। शाम को एक प्रेस बयान आया, आपात कानूनों का संकेत, इंटरनेट पाबंदियां। आरव को समझ आ गया, ये वही ठंड है जो पूरे कमरे को जमा देती है। उसने कहा, हमें लोगों से कहना होगा शांत रहें। शाहीन ने सिर हिलाया, वे सुनेंगे नहीं, तुम मुझे कहना होगा, आरव बोला। वो लाइव गया, फिर इस बार बिना सफाई, बिना बचाव। मैं आपसे शांति की अपील करता हूं, उसने कहा। सच को हिंसा की जरूरत नहीं। कमेंट्स तेज थे, कुछ समर्थन, कुछ गुस्सा। किसी ने लिखा, आपने खुद झूठ बोला था, अब हमें शांति सिखाएंगे। आरव ने पढ़ा, आंखें बंद की। ये कीमत थी। रात को एक अजीब कॉल आया, एक महिला की आवाज, भारी। मेरा बेटा भी, उसने कहा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। फिर एक और कॉल, फिर एक और। कहानियां आने लगी, टूटी हुई, कांपती हुई, लेकिन सच। आरव ने नोट्स बनाए। शाहीन ने कहा, ये आर्काइव बनना चाहिए। और मैं, तुम अब गेटकीपर नहीं, शाहीन बोली, तुम साक्षी हो। अगली सुबह संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, बिना अनुमति, बिना नेता। कैमरों ने एक चेहरा ढूंढा, आरव का। उसने मना किया, मुझे आगे मत रखो, उसने संदेश भेजा। लेकिन भीड़ चेहरों से नहीं, भावनाओं से चलती है। दोपहर को अफसर का संदेश आया, पहली बार सीधा, तुमने आग लगा दी है। आरव ने जवाब दिया, आपने पेट्रोल रखा था। कुछ देर बाद दूसरा संदेश, अब इसे बुझाने का एक तरीका है। आरव ने स्क्रीन लॉक कर दी। शाम को कोर्ट से आदेश आया, अस्थायी रोकें, जांच आयोग। शाहीन ने मुस्कुराकर कहा, ये दबाव है। आरव ने कहा, और ये हमारे हाथ से बाहर है। रात को वो अकेला बैठा, उसने डायरी खोली, लिखा, जब सच चलता है तो वो पैरों तले लोगों को कुचल देता है। उसे याद आया, गवाह का बिस्तर, माँ की आवाज़, पिता की थकी आंखें। उसने तय किया, अगर ये उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो उसे एक आखिरी काम करना होगा। सुबह होते होते उसने एक लंबा पोस्ट लिखा, अपनी गलतियों के बारे में, लाइव में बोले अधूरे सच के बारे में, उस सौदे के बारे में जिसे उसने किया था। उसने लिखा, मैं नायक नहीं हूं, मैंने डर कर चुना। शाहीन ने पढ़ा, ये तुम्हें तोड़ देगा, उसने कहा, या ईमानदार बना देगा, आरव बोला। उसने पोस्ट किया। प्रतिक्रिया तुरंत आई, कुछ ने कहा साहस, कुछ ने विश्वासघात, लेकिन एक चीज बदली, अब कोई उसे देवता नहीं बना सकता था, और यही उसे चाहता था। दोपहर में खबर आई, गवाह ने पूरी लिखित गवाही कोर्ट में दे दी है, नाम, आदेश, तारीखें, सब। इंटरनेट धीमा था, लेकिन खबर तेज थी। आरव ने आंखें बंद की। ये क्षण उसका नहीं था, ये उन सब का था जिन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। तभी माँ का संदेश आया, जो सच लोगों का हो जाए उसे कोई वापस नहीं ले सकता। आरव मुस्कुराया, हल्का सा। शाम को एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, एक छात्र माइक पकड़े कहता हुआ, हम किसी आरव के पीछे नहीं, हम अपने पीछे हैं। आरव ने फोन नीचे रखा। ये वही था जो उसे डराता था और राहत भी देता था। रात को शाहीन ने कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए हटना होगा। भागना, पीछे हटना, उसने कहा, ताकि आंदोलन सांस ले सके। आरव ने बैग नहीं बांधा, उसने सिर्फ डायरी बंद की। उसे समझ आ गया, उसकी भूमिका बदल चुकी है। वो अब कहानी का केंद्र नहीं, उसकी परिधि है, और ये हार नहीं थी। खिड़की के बाहर ठंड थी, लेकिन लोग खड़े थे एक दूसरे के पास। आरव ने सोचा, शायद यही मौन का तापमान है, जब चुप्पी टूटती है और शोर किसी एक का नहीं रहता। और उसी रात उसने आखिरी बार खुद से कहा, अब जो होगा वो मेरे नियंत्रण में नहीं। और पहली बार ये बात उसे डरावनी नहीं लगी। शहर में सर्दी अब दिखाई नहीं देती थी, वो महसूस की जाती थी, लोगों की बातचीत में, पुलिस की तैनाती में, और उस चुप्पी में जो किसी भी नारे से ज्यादा भारी होती है। आरव सुबह जल्दी उठा। कमरे में अजीब सी साफ हवा थी, जैसे रात ने कुछ तय कर लिया हो। उसने फोन देखा, अनरीड नोटिफिकेशंस नहीं थे। ये भी एक संकेत था, जब सब कुछ शोर करता है तब खतरा आता है, और जब शोर थम जाता है तब वो कदम बढ़ाता है। शाहीन का संदेश आया, आज आयोग की बंद बैठक है। आरव ने पढ़कर फोन नीचे रखा। बंद बैठक यानी पर्दों के पीछे फैसले, वही जगह जहां सच अक्सर आकार बदलता है। उसने जवाब लिखा, मैं आऊंगा। शाहीन ने तुरंत कॉल किया। नहीं, उसने कहा, यह रिस्क है, यही आखिरी मौका है। आरव बोला, या तो आवाज पूरी तरह बंद होगी या पूरी तरह खुलेगी। वो आयोग की इमारत के बाहर पहुंचा तो माहौल असामान्य था। न मीडिया, न प्रदर्शन, सिर्फ बैरिकेड और चेहरों पर कठोर तटस्थ था। भीतर जाने से पहले उसने अपनी जैकेट की जेब टटोली। ड्राइव थी, कागज थे और एक छोटा सा नोट। उसने वो नोट माँ के लिए लिखा था, अगर वो लौट कर ना आए तो।
नोट पढ़ा नहीं, सिर्फ महसूस किया। अंदर गलियारे लंबे थे, हर कदम के साथ उसे याद आया पिता का चेहरा, चाचा की खांसी, गवाह की कांपती लिखावट। वो जानता था अगर आज वो चुप रहा तो ये सब एक प्रक्रिया में बदल जाएगा, और प्रक्रियाएं लोगों को नहीं, फाइलों को याद रखती हैं। कमरे में आयोग के सदस्य बैठे थे, चेहरे अलग अलग, आंखें एक जैसी, थकी हुई, सतर्क। चेयरमैन ने सिर उठाया। आप यहाँ क्यों हैं? आरव ने बिना कुर्सी खींचे कहा। क्योंकि सच बंद दरवाजों में बदल जाता है। किसी ने खांसा, किसी ने नोट किया। आपको बोलने का अधिकार नहीं, एक सदस्य ने कहा। आरव ने ड्राइव टेबल पर रख दी। ये मुझे नहीं, आपको चाहिए। कमरे में हलचल हुई। चेयरमैन ने इशारा किया। 5 मिनट, उसने कहा। आरव ने शुरू किया, बिना भाषण, बिना आरोप। उसने उन सौदों का जिक्र किया जो उसने किए थे, उन झुकावों का जो उसने दिखाए थे, और उन कीमतों का जो दूसरों ने चुकाई। उसने कहा, मैं निर्दोष नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर ये यहां दबा तो बाहर फटेगा। एक सदस्य ने पूछा, आप चाहते क्या है? आरव ने जवाब दिया, सार्वजनिक सुनवाई, नामों के साथ, समय सीमा के साथ। कमरा ठंडा हो गया। ये असंभव है, किसी ने कहा। तो असुविधाजनक, आरव बोला। सच अक्सर वही होता है। उसी पल दरवाजा खुला। अफसर भीतर आया। वही। कमरे में एक अजीब सी सहजता फैल गई, जैसे ये दृश्य पहले भी खेला गया हो। हम व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा। व्यवस्था बिना न्याय के सर्दी होती है। अफसर मुस्कुराया। और न्याय बिना व्यवस्था के आग। चेयरमैन ने माथा दबाया। पर्याप्त, उसने कहा। हम विचार करेंगे। आरव समझ गया, यही वो क्षण है जहां बातें टलती हैं। उसने जेब से फोन निकाला। मैंने इसे सेट किया है, उसने कहा। अगर मैं बाहर नहीं पहुंचा तो सब कुछ लाइव हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये धमकी नहीं थी, ये बीमा था। अफसर की आंखें सिकुड़ी। ये ब्लैकमेल है, ये मृत्यु है, आरव बोला, जिसे आप मिटा नहीं पाए। कुछ मिनट, घंटों जैसे। फिर चेयरमैन ने कहा, सार्वजनिक सुनवाई होगी, सीमित। नाम? आरव ने पूछा। चेयरमैन ने सिर हिलाया। नाम। आरव ने फोन नीचे रखा। भीतर कुछ ढीला पड़ा, जैसे गांठ खुली हो। वो बाहर निकला। हवा ठंडी थी लेकिन साफ। शाहीन इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर और राहत साथ थे। तुमने आग लगा दी, उसने कहा। नहीं, मैंने रोशनी की। शाम तक खबर फैल गई, आयोग सार्वजनिक सुनवाई करेगा। प्रतिक्रिया तेज थी, समर्थन, धमकी, अविश्वास। आरव ने खुद को पीछे खींच लिया। ये उसका मंच नहीं था। उसने शाहीन से कहा, मेरी आवाज अब बाधा बन सकती है। तो मुझे एक काम और करना होगा, आखिरी। रात को उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, पहले से अलग। कोई सफाई नहीं, कोई अपील नहीं। उसने कहा, अगर कल मेरी आवाज ना रहे तो समझिए कि सच से डर था। उसने वीडियो टाइमर पर रखा, सुनवाई से पहले। घर लौटते वक्त उसे एहसास हुआ, वो डर नहीं रहा, डर जगह बदल चुका था। अब वो उन लोगों में था जिन्होंने बहुत देर तक ठंड में खड़े रहकर आग को नजरअंदाज किया था। सुबह होने से पहले एक मैसेज आया, माँ का, जो भी हो सच के साथ रहना। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की खोली। दूर शहर जाग रहा था, और उसी क्षण उसे पता था अगला दिन अंत नहीं होगा, वो एक दरवाजा होगा। सवाल ये नहीं था कि वो भीतर जाएगा या नहीं, सवाल ये था कि वो भीतर जाकर क्या छोड़ आएगा। सार्वजनिक सुनवाई वाले दिन शहर की सर्दी अलग तरह से चुप रही थी। ये मौसम की ठंड नहीं थी, ये लोगों की सांसों में जमी आशंका थी। इमारत के बाहर बैरिकेड्स लगे थे, भीतर कैमरे, और बीच में एक ऐसा मंच जहां सच को पहली बार बिना काट छाट के बोलना था। आरव पीछे की कतार में बैठा था, बिना पहचान, बिना कैमरे के सामने। उसने यही चाहा था। आज ये लड़ाई उसकी नहीं थी, आज ये उन आवाजों की थी जिन्हें बरसों से दबाया गया था। चेयरमैन ने कार्रवाई शुरू की। नाम पढ़े गए, तारीखें बोली गईं, दस्तावेज स्क्रीन पर आए। कमरे में सन्नाटा गहराता गया, वो सन्नाटा जो तब होता है जब झूठ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते। एक एक करके गवाह आए, कुछ कांपते हुए, कुछ टूटे हुए, लेकिन सब सच के साथ। हर बयान के साथ आरव के भीतर कुछ हल्का होता गया और कुछ भारी भी, क्योंकि हर सच के पीछे एक नुकसान था। कोई खोया बेटा, कोई उजड़ा घर, कोई बिखरा जीवन। तभी वो क्षण आया जिसकी उसे उम्मीद थी और डर भी। पिता का नाम पुकारा गया। आरव की उंगलियां कुर्सी की बांह पर कस गईं। पिता आगे बढ़े, धीमे, सीधे। उनकी आंखों में अब थकान नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने शपथ ली। कैमरे उनकी ओर झुके। पूरा देश उस चेहरे को देख रहा था जिसे अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था। क्या आप स्वीकार करते हैं? चेयरमैन ने पूछा। कि आपने गलत आदेशों का पालन किया? पिता ने बिना रुके कहा, हां। कमरे में सरसराहट दौड़ गई। आरव की सांस अटक गई। उसने सोचा था बहाने आएंगे, संदर्भ आएंगे, लेकिन यह सीधा स्वीकार था। और क्या आप स्वीकार करते हैं? दूसरा सवाल आया, कि आपने एक गवाह को छुपाया? पिता ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोले, हां।
मैंने सोचा था मैं नुकसान कम कर रहा हूं, मैं गलत था। आरव के भीतर कुछ टूट कर बैठ गया। ये वही क्षण था जहां उसे समझ आया कि सच सिर्फ उजागर नहीं होता, वो स्वीकार भी किया जाता है। और ये स्वीकार उसके पिता को तोड़ रहा था, पर शायद पहली बार उन्हें ईमानदार भी बना रहा था। तभी वो अफसर खड़ा हुआ, वही चेहरा, वही ठंडी मुस्कान। मैं ये कहना चाहता हूं, उसने कहा, कि ये फैसले व्यक्तिगत नहीं थे, ये व्यवस्था थी। आरव के भीतर कुछ उफान मार गया। यही वो वाक्य था जिसके खिलाफ ये सब शुरू हुआ था। और तभी आरव खड़ा हो गया। कमरे में हलचल मच गई, कैमरे घूमे। चेयरमैन ने कहा, आप। मैं बोलना नहीं चाहता, आरव ने कहा, मैं गवाही देना चाहता हूं। ये वाक्य हथौड़े की तरह गिरा। आपको अधिकार, मुझे जिम्मेदारी है, आरव बोला। वो आगे आया। पहली बार मंच पर, पहली बार बिना रणनीति के उसने शपथ ली और फिर बोला, धीमे साफ। मैंने झूठ बोला है, उसने कहा। मैंने सौदे किए हैं, मैंने एक जान बचाने के लिए सच को मोड़ा है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। कमरे में सन्नाटा। अफसर मुस्कुराया जैसे यही चाहता हो। आरव ने उसकी ओर देखा। लेकिन एक बात मैं नहीं मानता, उसने कहा, कि यह सब व्यवस्था थी। व्यवस्था लोगों से बनती है और लोग चुनते हैं। उसने एक फाइल खोली, आखिरी, वो फाइल जिसे अब तक उसने रोका था। यह आखिरी टुकड़ा है, उसने कहा, और इसे बाहर लाने का मतलब है मैं सब कुछ खो दूं। चेयरमैन ने कहा, तो आप क्यों? क्योंकि अगर मैं न लाऊं, आरव बोला, तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे लड़ रहा था। उसने फाइल जमा की, नाम पढ़े गए, आदेश दिखे, और सबसे ऊपर वो नाम जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था, वही अफसर। उसके चेहरे से रंग उतर गया। कुछ सेकंड इतिहास जैसे थम गया। फिर चेयरमैन ने कार्रवाई स्थगित की। सुरक्षा हरकत में आई। अफसर को बाहर ले जाया गया। कैमरे टूटे सन्नाटे को कैद कर रहे थे। आरव पीछे हटा। उसका काम खत्म हो चुका था। बाहर निकलते वक्त शाहीन ने उसका हाथ थामा। तुमने खुद को जला दिया, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, ताकि ठंड खत्म हो। मीडिया बाहर टूट पड़ा। सवाल, माइक्रोफोन। आरव रुका नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। शाम को मां का फोन आया। मैंने देखा, उन्होंने कहा। आरव की आवाज भर गई। मैं माफी नहीं, मां बोली। मैंने सच देखा। रात को आरव अपने कमरे में बैठा। शहर की आवाजें दूर थीं। उसने डायरी खोली, आखिरी पंक्ति लिखी। कुछ सर्दियां बाहर नहीं जाती, वे भीतर पिघलती हैं। सुबह की खबरों में उसका नाम था, लेकिन अब अलग तरह से। कुछ ने नायक कहा, कुछ ने गद्दार। आरव ने फोन बंद कर दिया। वो जानता था सच के बाद पहचान हमेशा बटी होती है। कुछ महीने बाद आयोग की रिपोर्ट आई, सजाएं हुई, माफिया मांगी गई। सब कुछ सही नहीं हुआ, लेकिन कुछ टूटा हुआ जुड़ गया। आरव शहर छोड़ गया। किसी पहाड़ी कस्बे में एक स्कूल में पढ़ाने लगा। इतिहास नहीं, नैतिकता। बच्चों से वो कहता, सवाल पूछना सीखो, बस इतना। एक दिन बल्ब गिरी। बच्चों ने खिड़की से देखा। आरव ने भी देखा। उसे ठंड नहीं लगी, क्योंकि उसने सीख लिया था। मौन का तापमान तब गिरता है जब कोई बोलने की कीमत चुकाने से डरता है, और बढ़ता है जब कोई डर के बावजूद बोलता है। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बस चुप हो गई।